हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाना। सही है, नए नए बैचेस आ गए हैं आप लोग के लिए और सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं। सही है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ हमारे 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारा 5th लेसन जिसका नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑलरेडी मैंने आप लोग को 3 लेक्चर दे दिया हुआ है। सही है, तो किसी भी बच्चे ने कोई भी लेक्चर कोई भी लेसन का मिस कर दिया होगा तो जरूर से जाके देख लेना। ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर हम लोग और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हम लोग ने यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उसके अलग अलग सेल ऑर्गेनेली, जितने भी सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। सही है, तो उनके बारे में एक एक करके डेडिकेटेड लेक्चर्स बनाना हम लोग ने स्टार्ट किया था। सही है, लास्ट लेक्चर में आई गेस हम लोग ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। सही है, और थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी। सही है, सो आज इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, देखो आज हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में जानेंगे। सही है, आज हम लोग इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग गोल्जी एपरेटस को समझेंगे। गोल्जी एपरेटस के बाद लाइसोसोम और वैक्यूल, इतनी चीजें आज हम लोग को इस लेक्चर के अंदर खत्म करनी है। बेसिकली ये जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली है ना, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली बिलोंग करते हैं। बच्चों समझ में आ रही बात? ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या हो गया, देखो ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये एक दूसरे से फंक्शन में कोरिलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर जो फंक्शन होगा उसी से रिलेटेड फंक्शन आपका गोल्जी एपरेटस में होगा, उसी से रिलेटेड आपका फंक्शन लाइसोसोम्स में होगा और उसी से रिलेटेड आपके फंक्शंस वैक्यूल्स के अंदर होंगे। मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। फंक्शन क्या होते हैं क्या नहीं होते आज इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हम लोग, तो टेंशन मत लो उसके बारे में। समझ में आ रही बात? ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोग ने हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना, वहां पे आप सर्च करना जेआर ट्यूटोरियल्स, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, छोटी सी एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर लो। अब इसके फायदे क्या है, देखो आप लोग को वहां पे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और आप लोग को जब आपका एग्जाम शुरू होने वाला होगा तो आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मैं खुद अपनी तरफ से काफी सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी आप लोग को वहां पे मिलने वाले। सही है, साथ ही साथ और भी अलग अलग अगर आपके भाई बहन होंगे, ठीक है, अगर आपके कलीग्स होंगे अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, तो उनके लिए भी वहां पे नोट्स क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं, तो डाउनलोड करके रख लो, बहुत ही फायदेमंद ऐप है। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है या फिर मुझसे कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो वहां पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वहां पे अपने डाउट्स क्लियर करवाते हैं मुझसे, तो आप भी वहां पे डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स वीडियो पसंद आते हैं तो आप वहां पे आके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करते ही बच्चों मैंने आप लोग को कुछ चीजें बताई थी। देखो जब पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हम लोग इन 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया हुआ है। सही है, सबसे पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, फिर आपके प्रोटिस्टा आते थे, फंगाई आते थे, प्लांटे और एनिमेलिया आते थे। मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एमीबा हो, चाहे वो अल्गी हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ने इन 5 ग्रुप में रख दिया था। फिर मैंने आपको बताया था इन 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास 2 प्रकार के सेल होते हैं। सही है, अगर मैं बात करूं इस मोनेरा की, सबसे पहले अपने भाई की, तो इसके पास होता है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके पास कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव सेल है और बहुत ही छोटा सा सेल होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक। बहुत ही छोटा सा सेल होता है आपका प्रोकैरियोटिक, जो बहुत ही प्रिमिटिव सेल है। और आई गेस लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने आप लोग को प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हर एक चीज बता दी है। सही है, तो प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पढ़ा है तो वहां पे जाके जरूर से पढ़ लेना। सही है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटिस्टा से लेके जितने भी आगे की फाइलम है, यानी आपकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन चारों के 4 फाइलम में बच्चे हमें यूकैरियोटिक सेल देखने मिलते हैं। कौन सा सेल देखने मिलता है, यूकैरियोटिक सेल। सही है, यूकैरियोटिक सेल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सेल है जिसके अंदर बड़ी सारी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसका जो न्यूक्लियस है वो नंगा पुंगा होता है। सही है, इसके पास कोई भी ऊपर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते। सही है, तो इसका न्यूक्लियस हमेशा नेकेड होता है। ऐसा लिखा हुआ है ना आपके बुक में, लाइन लिखी हुई है कि नेकेड सर्कुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो नेकेड है, मतलब नंगा पुंगा है, इसके ऊपर कोई भी दूसरी कवरिंग नहीं लगी हुई है। सिमिलरली इसका जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर में होता है, सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे
ऐसे फॉर्म में होता है। हमारा जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर नहीं होता, हमारा क्रोमोसोम कुछ ऐसा रॉड लाइक होता है, ऐसा दिखता है ना हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारा क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखता है, बट इसका क्रोमोसोम सर्कुलर होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग ने ऑलरेडी कर रखी है। बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल की बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल की, पहले आ जाओ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। तो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ध्यान से देखो। मान लो मैं एक यूकैरियोटिक सेल बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन है, सही है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी, बट अभी इतना समझ लो कि यूकैरियोटिक सेल पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब इसके ऊपर एक सेल वॉल भी लगी हुई हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल हो भी सकती है, कुछ में नहीं भी हो सकती। जैसे अगर मैं बात करूं फंगाई में, ठीक है, तो फंगाई के पास सेल वॉल होती है, सही है। फिर मैं बात करूं प्लांटी की, प्लांटी के पास सेल वॉल होती है, बट एनिमेलियास के पास सेल वॉल नहीं होती। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कुछ के पास सेल वॉल हो सकती है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं हो सकती है, डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल वॉल नहीं बना रहा क्योंकि सेल वॉल हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, तो सेल वॉल को भूल जाओ। सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इस ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, सही है। मैंने आपको बताया था ना, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों, ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। और ये मेम्ब्रेन यहाँ से कंप्लीट है, समझ रहे हो, ये मेम्ब्रेन यहाँ से कंप्लीट है, कंप्लीट फॉर्म हो गई है। समझ में आ रही बात, ठीक है। दीज डबल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसकी जो डबल्ड मेम्ब्रेन है ना, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इट इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इट इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, सही है। और आप लोगों को देखने मिलेगा कि इसके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में छोटे छोटे गैप्स है, देखने मिल रहा है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, सही है। इनसे होता क्या है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की बारी आएगी, प्रोटीन बनाने का टाइम आएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस में 2 स्टेप थे। मैंने आप लोगों को बताया ना जब आप बचपन में पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में, कि प्रोटीन सिंथेसिस के 2 स्टेप है, एक आपका ट्रांसक्रिप्शन, एक आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, जब आपका डीएनए से आरएनए बने, ट्रांसक्रिप्शन, जब आपका आरएनए से प्रोटीन बने, ट्रांसलेशन, सही है। तो जब जो ट्रांसक्रिप्शन वाली जो प्रोसेस है ना, वो होती है इस न्यूक्लियस के अंदर, सही है। मतलब आपका जो आरएनए है वो कहां पे फॉर्म होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है, सही है। क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे हमारा डीएनए पड़ा हुआ है, तो इस डीएनए से आरएनए की जो चेन है वो कहां पे बनेगी, इस न्यूक्लियस के अंदर बनेगी, सही है। इस न्यूक्लियस के अंदर वाले इस स्ट्रक्चर को, ये जो खाली खाली स्पेस दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, सही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म, और दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बताया हुआ है ना मैंने आप लोग को, सही है। इतनी बातें सही है। तो जैसे ही इसके अंदर एमआरएनए बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इस एमआरएनए को बच्चों यहां से बाहर आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, और साइटोप्लाज्म में आगे की ट्रांसलेशन प्रोसेस चलती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जो 2 प्रोसेस है, एक आपकी ट्रांसक्रिप्शन, एक आपकी ट्रांसलेशन, दोनों अलग अलग जगह पे चल रही है। आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहां चल रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहां चल रही है, साइटोप्लाज्म, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन कहां चल रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन कहां चल रही है, आपकी साइटोप्लाज्म में चल रही है, सही है। इसका मतलब इस एमआरएनए को यहां से ट्रैवल करके बाहर आना पड़ेगा, तो वो किसके थ्रू आएगा, वो इन पोर्स के थ्रू ही आएगा। ये जो पोर्स प्रेजेंट है इनके बीच बीच में, इन पोर्स के थ्रू ही आपका जो एमआरएनए है वो ट्रैवल कर पाता है साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी न्यूक्लियस की, जिसकी ऑलरेडी हम लोग ने बात कर रखी है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, यहां से ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से यहां से कुछ ऐसी एक्सटेंशन निकली हुई है, यहां पे से कुछ इस तरीके की ऐसे एक्सटेंशंस निकली हुई हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसी कुछ एक्सटेंशन निकली हुई है। व्हाट आर दीज, दीज आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, देखो रेटिकुलम का मतलब होता है बच्चों नेट लाइक स्ट्रक्चर। जो रेटिकुलम वर्ड है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है नेट, जैसा नेट आप लोग ने देखा होगा, नेट ऐसी जाल जाल जाले जाले बने रहते हैं ना। सो इट इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर है जो कहां पे प्रेजेंट है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो देखो एंडो का मतलब होता है इनसाइड,
और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्म कौन से प्लाज्म की बात हो रही है? साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। साइटोप्लाज्म के एंडो साइड में, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बच्चों, ठीक है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ खाली सा स्पेस प्रेजेंट होता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ खाली सा स्पेस प्रेजेंट होता है। देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा खाली स्पेस है। ये जो पूरा खाली स्पेस है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनल कैविटी। समझ रहे हो? ठीक है, जो खाली स्पेस प्रेजेंट है आपके इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इस खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल कैविटी। हम लोग ने पढ़ा है ना बायोलॉजी में बच्चों, देखो जनरली कोई भी छोटी सी कैविटी को हम लोग ल्यूमिनल कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में जो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते थे, ठीक है, याद है? मेमोरी ग्लैंड में शायद आप लोग ने नहीं पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देता हूं। मेमोरी ग्लैंड्स में ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में कुछ सेल्स होते हैं जो ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। इन सेल्स को हम लोग एल्वियोलाई सेल कहते हैं। सही है? और इन एल्वियोलाई सेल के अंदर बीच में यहां पे खाली सा स्पेस प्रेजेंट होता है, जो क्या करेंगे? ये जब ये मिल्क का सिक्रीशन करेंगे, जब ये सारे के सारे सेल्स मिल्क का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये सारा का सारा मिल्क कहां पे आता है? इस स्पेस में आके जमा हो जाता है। इस स्पेस को हम लोग ल्यूमिन कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जनरली जितना भी छोटा सा एरिया होता है, जो भी छोटी सी स्पेस होती है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ल्यूमिन बोल देते हैं। सिमिलरली इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी यहां पे जो खाली सी स्पेस है, इस खाली सी स्पेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? ल्यूमिनल कैविटी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ल्यूमिनल कैविटी याद हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो बाहर का खाली स्पेस है, जो कि ल्यूमिन में कंसीडर नहीं किया जाता, दिस इज द नॉन ल्यूमिनल स्पेस। सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, अंदर का ल्यूमिनल कैविटी और बाहर का नॉन ल्यूमिनल स्पेस। इसी नॉन ल्यूमिनल स्पेस को हम लोग साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कह लो। ठीक है, या फिर इसी को आप साइटोसोल कह लो, सेम ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, मीनिंग तो सबके सेम ही है। देखा होगा ना बायोलॉजी में कि एक ही चीजों के कई कई नाम हो जाते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या बोला है इसने कि आपका ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड का मतलब क्या है? दैट इज रेटिकुलम इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलम इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। कहां प्रेजेंट है ये नेट लाइक स्ट्रक्चर? इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? उसके बाद इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ खाली खाली स्पेस प्रेजेंट है, अंदर साइड खाली स्पेस प्रेजेंट है। क्या होता है इसका फंक्शन, क्या है बताऊंगा आप लोग को, टेंशन मतलब। ठीक है, इस खाली से स्पेस को हम लोग ने क्या बोला है? दैट इज ल्यूमिनल कैविटी। क्लियर है? उसके बाद इन ल्यूमिनल कैविटी के अलावा जो कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, ल्यूमिनल कैविटी के अलावा जो कैविटी प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनल स्पेस। या फिर इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। या फिर इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? साइटोसोल। ठीक है, साइटोप्लाज्म का स्पेलिंग गलत हो गया, बट कोई बात नहीं, लिख लेना आप लोग, लिख दें यहां पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। फिर आपकी बुक क्या कह रही है कि यार देखो, दो तरीके के हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिलते हैं। आपकी बुक कह रही है कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए हो सकते हैं। सही है, यहाँ पे क्या लगे हुए हो सकते हैं? राइबोसोम्स। ऐसे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम। ऐसा, ठीक है। तो आपकी बुक कह रही है कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लगे हुए हो सकते हैं? राइबोसोम लगे हुए हो सकते हैं। और यही राइबोसोम बच्चों इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी लगे रहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आगे चल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। एक बार क्वेश्चन आया था नीट में कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किसकी एक्सटेंशन है? ठीक है, तो वो एक्चुअल में किसकी एक्सटेंशन है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सटेंशन है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे चल के इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम लगे हुए हैं और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी कुछ सरफेस पे, ऐसा नहीं कि पूरी जगह पे राइबोसोम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सरफेस पे क्या लगा हुआ है? दैट इज राइबोसोम लगा हुआ है। अब जहां पे भी राइबोसोम लगा हुआ है बच्चों, वो सरफेस थोड़ी सी रफ हो जाती है। जैसे मान लो किसी कोई बंदा है और उसके स्किन बहुत सारे पिंपल्स हो गए, तो अगर आप उसकी स्किन ऐसे टच करोगे तो बहुत आपको उसकी जो स्किन है वो बहुत ही रफ फील होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसीलिए जितने पार्ट पे, अच्छा इसलिए नहीं, इसका रीजन ये नहीं है, बट आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअल में जिस पार्ट पे आपका राइबोसोम लगा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पे आपका राइबोसोम लगा हुआ है, उस पार्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, ठीक है, आर लिख देता हूं, समझ जाओगे आप लोग। तो जहां पे भी आपका राइबोसोम लगा हुआ है, जिस भी सरफेस पे राइबोसोम लगा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और कुछ कुछ सरफेस में यहाँ पे अपना राइबोसोम नहीं लगा हुआ होता, तो जहां पे भी नहीं लगा हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ईआर मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां से हम लोग को दो चीज पता चलती है कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं, या तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहां पे कुछ एक्सटेंशन प्रेजेंट है, मतलब इसी से आगे चल के यहां पे आगे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों, कुछ उल्टा साइड में, ठीक है, ऐसा बीन शेप का स्ट्रक्चर है, जैसे बीन शेप का स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होता है, कहां पे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे, जिसका जो दोनों हेड वाले या फिर आर्म वाले पोर्शन है ना, वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी एपरेटस। क्या कहते हैं हम लोग, गोल्जी एपरेटस। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर द गोल्जी एपरेटस। अब इनका फंक्शन क्या है, सेल में इतने सारे स्ट्रक्चर्स क्यों प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है। देखो एक्चुअल में यहां पे क्या लगे हुए, राइबोसोम, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम का फंक्शन होता है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस का, सही बात है। जितने भी राइबोसोम है उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाने का। याद है हम लोग को, जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते, इसको मिटा दें, जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका डीएनए से आगे चल के आरएनए बनता है, सही है। डीएनए से आगे चल के आरएनए बनता है। ये आरएनए तीनों प्रकार के हो सकते हैं, चाहे एमआरएनए बना लो, चाहे आरआरएनए बना लो, चाहे टीआरएनए बना लो, कोई भी आरएनए आपके किससे बनेगा, डीएनए से ही फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन आरएनए बनाने की, प्रोटीन बनाने की, वो सब किसके पास है, आपके डीएनए के पास है। सो डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल, सही है। अब इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। अब ये जो प्रोसेस चल कहां रही थी, मैंने आपको बताया था ना, न्यूक्लियस के अंदर चल रही थी, न्यूक्लियोप्लाज्म में चल रही थी, सही है। अब जैसे ही आपका न्यूक्लियस से आपका आरएनए बन गया, मान लो एमआरएनए बन गया, दिस इज द एमआरएनए। अब ये एमआरएनए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एमआरएनए कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म में अब इससे आगे चल के प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगी। कैसे प्रोटीन बनता है, बचपन में आप लोग ने पढ़ा है, बचपन में क्या, 1 साल पहले पढ़ा था ना, 10th स्टैंडर्ड में। एक्चुअल में होता क्या है कि इसके ऊपर राइबोसोम आके लग जाता है। तो राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, एक बड़ी वाली यूनिट और एक छोटी वाली यूनिट, सही है। 2 यूनिट होती है ना राइबोसोम की, ठीक है, एक बड़ी वाली यूनिट और एक छोटी वाली यूनिट। एक बर्गर जैसा स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का। जो बड़ी वाली यूनिट है, अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो बड़ी वाली यूनिट होती है दैट इज 50s, और छोटी वाली यूनिट होती है 40s, और टोटल मिला के कितनी होती है, 80s, सही है, पढ़ा है ना हम लोग ने। ऐसा मत करना कि 50 और 40 को मिला के 90 मत बना देना, ठीक है। एक्चुअल में ये 80s होता है, स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है, क्लियर है। तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का नॉर्मल सा इतना काम है कि जो भी टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, मान लो टीआरएनए एक अमाइनो एसिड यहां पर लेकर आया, ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड क्या होगा, दूसरे वाले अमाइनो एसिड से, मान लो यहां पे एक और, मान लो यहां पे एक और टीआरएनए आया और ये दूसरा अमाइनो एसिड लेके आया, ठीक है। ये क्या लेकर आया, दूसरा अमाइनो एसिड लेकर आया। तीन के ऊपर लग जाता है, ट्रिपलेट कोडन पढ़ा होगा ना आप लोग ने। तो तीन के ऊपर आपका ये टीआरएनए लग जाता है आके। अब ये टीआरएनए आगे चल के क्या करेंगे, आगे चल के क्या करेंगे, यहां से टीआरएनए अपना अपना अमाइनो एसिड देते जाएंगे, सही है। इस राइबोसोम का काम क्या है, इस राइबोसोम का काम इतना ही बच्चों कि इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में एक चेन बना देना, ठीक है। दोनों अमाइनो एसिड के बीच में क्या बना देना, एक चेन बना देना। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे जितने भी अमाइनो एसिड आते जाएंगे, यहाँ पे जितने भी अमाइनो एसिड आपका टीआरएनए लाते जाएगा, उन सबके बीच में एक चेन बनाने का काम किसका रहेगा, आपके राइबोसोम का, ठीक है। और इस चेन को ही हम लोग आगे चल के क्या कहते हैं, दिस चेन इज नथिंग बट अ प्रोटीन, सही है। इसका मतलब आपके राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, सही है। अब यहां पे भी देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर में भी देखोगे तो यहां पे भी बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए, बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए, सही है। इसका मतलब क्या है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी बच्चों प्रोटीन्स का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या हो रहा है, प्रोटीन्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो बहुत सारे प्रोटीन्स एक्चुअल में फॉर्म होते हैं कहां पे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, सही है। बहुत सारे प्रोटीन्स कहां फॉर्म होते हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर आप बोलोगे कि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं, तो हम लोग साइटोप्लाज्म में क्यों जाते थे प्रोटीन बनाने के लिए। एक्चुअल में बच्चों देखो,
जो भी प्रोटीन सेल को लगने वाले हैं, ठीक है, सेल को लगने वाले जितने भी प्रोटीन हैं वो सारे के सारे इस साइटोप्लाज्म में ही बनेंगे। बट बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो सेल रिलीज करता है। जैसे अगर मैं हमारे पेनक्रिया सेल की बात करूं, जो हमारे स्टमक के नीचे होता है ना पेनक्रिया, तो अगर मैं पेनक्रियाटिक सेल्स की बात करूं तो वो ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। याद है, इंसुलिन आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है उसे मेंटेन करता है। अगर आप बहुत ज्यादा शक्कर खा लो या बहुत ज्यादा मिठाई खा लो दिवाली के टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब अगर आपके ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं किया गया तो आपको डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उसको कम करने के लिए कौन हेल्प करता है, इंसुलिन हेल्प करता है। सही है, इंसुलिन रिलीज कौन कर रहा है, इंसुलिन रिलीज कर रहा है आपका पेनक्रिया रिलीज कर रहा है। सही बात है, और इंसुलिन है क्या, एक टाइप का प्रोटीन ही है ना। तो जितने भी रिलीजिंग वाले प्रोटीन है, ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जो कोई भी सेल रिलीज करता है, वो सारे के सारे प्रोटीन्स एक्चुअल में कहां पे बनते हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, कहां पे बनते हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग को एक चीज समझ में आती है कि जितने भी रिलीजिंग सेल्स हैं, जितने भी रिलीजिंग ऑर्गन्स हैं, उनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप होगा। सही है, नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में मान लो मेरे स्किन का जो सेल है और मेरे पेनक्रिया का जो सेल है, उसमें से सबसे ज्यादा डेवलप्ड हम लोग बोल सकते हैं, या फिर सबसे ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका होगा, पेनक्रियास का होगा ना, क्योंकि पेनक्रियास क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स रिलीज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स जनरली जो भी यहाँ पे प्रोटीन्स बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। समझ में आ रही बात। रिलीजिंग प्रोटीन, कुछ कुछ प्रोटीन है जो यहाँ पे भी यूज हो जाते हैं, बट ज्यादातर जो प्रोटीन है वो यहाँ से आगे चल के रिलीज हो जाते हैं। समझ में ही बात। ठीक है, तो एक हमको फंक्शन पता चल गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, एक आपको हमको फंक्शन पता चल गया, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। साथ ही साथ कभी कभी थोड़ा थोड़ा ना ये प्रोटीन में मॉडिफिकेशन भी करता है। जैसे जो भी प्रोटीन बना है उसे हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, कभी कभी उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। मान लो उसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड कर लिया, एक मेथानिन का मॉलिक्यूल ऐड कर लिया, कोई प्रोटीन बना है बट वो सही नहीं बना है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपका एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो जाता है। ठीक है, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा हूं, तो यहां पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन प्रोटीन का हो जाता है। बट एक्चुअल में सारे मॉडिफिकेशन कहां पे होंगे, एक्चुअल में जितने भी प्रोटीन्स यहां पे बनते हैं ना बच्चों, ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स यहां पे बनते हैं ना, वो सारे के सारे एक छोटे छोटे वेसिकल में टूट कर, ठीक है, यहां से देखो जैसे ही प्रोटीन बने, अब ये सारे के सारे प्रोटीन कहां पे आ जाएंगे, नीचे साइड आ जाएंगे। यहां मान लो ये सारे प्रोटीन यहां से नीचे आ गए, यहां पे आ गए, यहां पे आ गए। ठीक है, यहां पे सारे प्रोटीन्स आ गए। अब ये होगा क्या, अब यहां पे इन सारे प्रोटीन से एक छोटी छोटी वेसिकल टूटेगी, ऐसा छोटा छोटा यहां से वेसिकल टूटेंगे। ठीक है, और इन वेसिकल्स के अंदर क्या होगा, वही जो प्रोटीन अभी बने हैं, जितने भी प्रोटीन बने वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, इस वेसिकल से चले जाएंगे। और ये वेसिकल आगे चल के घुस जाएगी किसके अंदर, इस गोल्जी एपरेटस के अंदर। समझ में आ रही बात। ठीक है, ये जो वेसिकल्स यहाँ पे बनी है, ये सारी की सारी वेसिकल आगे चल के किस में इंसर्ट कर जाएंगी, इस गोल्जी एपरेटस के अंदर। सही है, तो गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा है, आपके वेसिकल्स को रिलीज कर रहा है। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, वो कुछ वेसिकल्स को रिलीज कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है, ये जो वेसिकल्स है, ये आके यहाँ पे लग जाएंगी। ठीक है, ये आके इसके ऊपर लग जाएंगी, समझ रहे हो, इसके ऊपर आके लग जाएंगी। और जैसे ही ये लगेंगी, इसका जितना भी प्रोटीन है, जो भी प्रोटीन इसने बनाया था, वो सब कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, आपके गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, आपके गोल्जी एपरेटस में। क्लियर है। अब गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, एक्चुअल में जो गोल्जी एपरेटस का काम है बच्चों, वो है मॉडिफिकेशन करने का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन यहां पे हो जाएगी, बट एक्चुअल में जो मॉडिफिकेशन है, जो एक प्रोटीन की पूरी मॉडिफिकेशन है, वो कहां पे होती है, आपकी इस गोल्जी एपरेटस में। याद है, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि ये सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या, कि एक कोई फंक्शन कर रहा है, उसी से रिलेटेड आगे उसका दूसरा फंक्शन होगा। मतलब इसने अपना फंक्शन किया, उसी से रिलेटेड आगे चल के इसका फंक्शन होगा। मान लो अगर ये प्रोटीन बनाता ही नहीं, तो ये किसको मॉडिफाई करता, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए जो प्रोटीन है वो कौन बना रहा है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। सही है, सही है। अब ये क्या करेगा, गोल्जी एपरेटस क्या करेगा, गोल्जी एपरेटस बच्चों जनरली जितने भी प्रोटीन्स है ना, उनके अंदर मॉडिफिकेशन लगा देगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लगा दिया, तो ग्लाइको प्रोटीन हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो मोस्टली जितने प्रोटीन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, सारे के सारे कहां ट्रांसफर होते हैं, आपके इस गोल्जी एपरेटस में ट्रांसफर होते हैं। और गोल्जी एपरेटस क्या काम कर रहा है, दैट इज जितने भी प्रोटीन है उनको मॉडिफिकेशन करने का काम कर रहा है। तो लिख दें यहाँ पे लिख दें मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। समझ में आ रही बात। ठीक है,
मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का काम कर रहा है आपका गोल्जी एपरेटस। और साथ साथ क्या करेगा, देखो और भी कुछ फंक्शन है। अब देखो यहां पे मान लो आपका जीन चला गया, प्रोटीन चला गया, ठीक है, ये प्रोटीन यहां पे भी आ जाएगा, यही प्रोटीन यहां पे भी आ जाएगा, ऐसे ट्रैवल करते करते आपके नीचे वाले गोल्जी एपरेटस तक पहुंचेगा। अब ये गोल्जी एपरेटस क्या करेगा, ऐसे ही छोटे छोटे वैक्यूल्स में इसको रिलीज कर देगा, यहां से ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स में क्या कर देगा, इसको यहां से रिलीज कर देगा प्रोटीन को। जो आपका प्रोटीन फाइनल बना है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है प्रोटीन का, सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद जो फाइनली आपका एक्चुअल में अच्छा सा प्रोटीन बना हुआ है, उन सबको रिलीज कौन करेगा, आपका इस ये गोल्जी एपरेटस कर देगा। सही है, तो गोल्जी एपरेटस के अंदर यहाँ पे ऐसे वैक्यूल्स रिलीज करेगा, उस वैक्यूल्स के अंदर क्या है, आपके सारे प्रोटीन है। सही है, और ये वैक्यूल्स आगे जाएंगे, ध्यान से सुनो, ये वैक्यूल्स ऐसे आगे जाएंगे और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से फट जाएंगे और यहाँ से आपका जो प्रोटीन है वो रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये वैक्यूल्स आपके यहाँ से आके बर्स्ट आउट हो जाते हैं और ये सारे के सारे प्रोटीन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन समझ में आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। सही है, बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें बनाता है जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये जनरली लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, सही है। ये जनरली ऑयल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये जनरली स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, सही है। उन स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, आपका ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, ठीक है। दिखाता हूं आप लोगों को, सही है। तो यहां पे देख लो, सबसे पहले अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करूं, चीजें लिख कर लाया हूं मैं, टेंशन मतलब, ठीक है। तो अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है इसका, प्रोटीन बनाना। क्यों भैया, क्योंकि इसके पास है राइबोसोम, इसके पास क्या है, राइबोसोम, ठीक है। सो इट कंटेन्स द राइबोसोम, दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। दूसरा क्या है, सब मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रोटीन, जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन है वो भी आपका RER कर देता है। RER समझते हो ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने, सही है। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट टू गोल्जी एपरेटस, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जितने भी प्रोटीन्स ये बना रहा है उन सबको छोटे छोटे वैक्यूल में बंद कर करके कहां फेंक दे रहा है, ये गोल्जी एपरेटस के पास फेंक दे रहा है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गोल्जी एपरेटस की, तो गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है, देखो सबसे पहला फंक्शन इसका मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। जितना भी प्रोटीन आपका बना है, एक्चुअल मॉडिफिकेशन, यहां पे लिख दो एक वर्ड, एक्चुअल प्रॉपर मॉडिफिकेशन प्रोटीन की कहां पे होती है, आपकी गोल्जी एपरेटस में, क्लियर है। टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, देखो प्रोटीन के ऊपर अगर आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लगा दो या फिर कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल लगा दो, क्या बन जाएगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। या फिर अगर आप किसी भी प्रोटीन के ऊपर लिपिड का मॉलिक्यूल लगा दो, वो तो लिपोप्रोटीन बन जाएगा। दो प्रकार के मॉडिफिकेशन है, या फिर आप ग्लाइकोप्रोटीन बना लो, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या, नॉर्मल प्रोटीन की चेन के ऊपर एक ग्लूकोज लगा लो या फिर कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल लगा लो। ग्लाइको वर्ड कहां से है, शुगर के मॉलिक्यूल से ना, पॉलीसैकेराइड से, तो आप वहां से ग्लाइकोप्रोटीन लगा लो, सही है। ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर आप किसी भी नॉर्मल प्रोटीन के मॉलिक्यूल पे लिपिड का स्ट्रक्चर लगा लो, लिपिड लगा लो, तो वहां पे क्या बन जाएगा, आपका लिपोप्रोटीन, क्लियर है, समझ में आ रही बात। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ द मॉडिफाइड प्रोटीन, ठीक है। जो भी आपका मॉडिफाइड प्रोटीन इसने बनाया हुआ है, जो भी इसने मॉडिफाई किया है प्रोटीन को, उसको पैकेज करने का भी काम कौन करता है, आपका दैट इज गोल्जी एपरेटस, क्लियर है। उसको पैकेज करने का काम भी कौन कर रहा है, आपका गोल्जी एपरेटस कर रहा है, क्लियर है। एक और चीज समझ लो गोल्जी एपरेटस में, मान लो दिस इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके नीचे क्या है, आपका गोल्जी एपरेटस। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, सही है। यही आपका गोल्जी एपरेटस है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जितना भी प्रोटीन, मैंने अभी आप लोगों को समझाया, जितना भी प्रोटीन आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक, मान लो दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए हैं। तो जितना भी प्रोटीन आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, वो इन वैक्यूल में भर भर के, ठीक है, वैक्यूल में से छोटे छोटे, वैक्यूल तो नहीं, वेसिकल कह सकते हैं इसको, वेसिकल्स में से भर भर के कहां भेज दे रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर में भेज दे रहा है। तो आप देखोगे कि देखो इसके दो पार्ट है, इस गोल्जी एपरेटस के दो पार्ट है। एक आपको ये कॉनकेव वाला रीजन दिख रहा होगा, ऐसा रीजन, दिस इज द कॉनकेव रीजन, सही है।
और एक आपको रीजन दिख रहा होगा कॉन्वेक्स वाला, ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन क्या है, कॉन्वेक्स वाला रीजन है। सही है, तो हम लोग को क्या देखने मिलता है कि जो कॉनकेव वाला रीजन है, ठीक है, जो कॉनकेव वाला रीजन है वो प्रोटीन को एक्सेप्ट करता है। वो क्या करता है, प्रोटीन को एक्सेप्ट करता है, जो भी वैक्यूल्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है। और जो भी कॉन्वेक्स वाला रीजन है वो बच्चों रिलीज कर रहा है कोई भी चीजों को, यहां से जो भी वैक्यूल्स निकल रहे हैं उनको क्या कर रहा है, ये वाला रीजन रिलीज कर रहा है। तो इसके दो नाम है, दोनों नाम बहुत सिंपल है, पढ़ लो। जो भी आपका कॉनकेव वाला रीजन है, ये वाला रीजन दिख रहा है, जो आपका कॉनकेव वाला रीजन है, इट इज नोन एज सिस। ठीक है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस रीजन। समझ में आ रही बात, ये जो कॉनकेव वाला रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज सिस। और आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है, जो कॉन्वेक्स वाला रीजन है, कॉन्वेक्स, दिस रीजन इज नोन एज ट्रांस। समझ में आ रही है बात, चलिए जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सिस और ट्रांस, वैसे ही कुछ यहां पे भी है। सही है, जो आपका सिस मतलब क्या, जो सिमिलर साइड है, जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने सामने प्रेजेंट है, इट इज अ सिस। और वो कैसा स्ट्रक्चर है, कॉनकेव जैसा स्ट्रक्चर है। जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट प्रेजेंट है वो क्या है, ट्रांस। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई बात, तो ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स पूछा जा सकता है कभी कभी। नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बच्चों। ठीक है, अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू फॉर्म लिपिड्स। देखो ये भी कुछ फॉर्म करेगा, बट ये स्मूथ है तो ये प्रोटीन को फॉर्म नहीं करेगा। याद से जितनी भी स्मूथ चीजें है ना, वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। जैसे ऑयल्स बनाएगा, वैक्स बनाएगा, ठीक है, जितने भी स्टीरॉइड्स बनाएगा। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं वो स्टीरॉइड है। यहां लिख दे, जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन है वो स्टेरॉइड्स है। ठीक है, कौन कौन से सेक्स हार्मोन है पता रहना चाहिए आप लोग को। जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, देखो इसका नाम में स्टेरॉइड आ रहा है, नाम में स्टेरॉन आना ना, सो इट इज अ टेस्ट स्टेरॉइड। ठीक है, फिर है ईस्ट्रोजन, फिर है प्रोजेस्टेरॉन, देख रहे हो, प्रोजेस्टेरॉन, फिर है एंड्रोजन। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेरॉइड, जितने भी सेक्स हार्मोन है हमारे बॉडी में, वो सारे के सारे क्या है, स्टीरॉइड्स है। देखो स्टीरॉइड्स क्या कहते हैं, स्टीरॉइड्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं या फिर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में सडन चेंज ला सकते हैं। समझ रहे हैं, जैसे बहुत सारे आप लोग देखा होगा ना, बहुत सारे लोग सुना होगा आप लोग ने, बहुत लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं अपने बॉडी में कुछ अजीब अजीब कन्वर्जन कराने के लिए। वैसे लेना नहीं चाहिए, वो अननेचुरल है। जो चीज नेचुरल है हमारी बॉडी, वो आप लोग को बता रहा हूं मैं। नेचुरल कौन कौन से हैं, जैसे सेक्स हार्मोन आर द नेचुरल स्टेरॉइड्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो स्टीरॉइड्स जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजन हो गया। तो कौन रिलीज करता है, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो हमारे, अगर मेल की बात करूं तो मेल के टेस्टिस में, ठीक है, मेल के टेस्टिस में एक सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं। जो लेडिक सेल्स है वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या मैं कह सकता हूं कि लेडिक सेल्स का, जो लेडिक सेल्स है उनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप है। कह सकता हूं ना, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये आगे चल के क्या बना रहे हैं भैया, सेक्स हार्मोन बना रहे हैं। और सेक्स हार्मोन कौन बनाता है एक्चुअल में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। सही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी लेडिक सेल्स हैं, जो भी लेडिक सेल्स हैं, ठीक है, इनको इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है, अलग बात है वो। ठीक है, ये सारे के सारे सेल्स का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं तुम लोग को एक्चुअल में, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है, कौन से सेल्स का कौन सा पार्ट ज्यादा डेवलप होगा। अगर मैं तुम लोग से पूछ दूं कि फीमेल्स में जो ओवरी है उनका कौन सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा अच्छा है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा अच्छा है, तो आपको दिमाग चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा जो ओवरी है वो क्या बना रही है, वो ईस्ट्रोजन बना रही है, प्रोजेस्टेरॉन बना रही है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या है, दीज आर द सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन किसके अंदर आते हैं बच्चों, स्टीरॉइड्स के अंदर आते हैं। और स्टीरॉइड्स कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको यहां से पता होना चाहिए कि इनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप होगा लेडिक सेल का। और अभी मैंने आपको बताया ओवरी, ठीक है, ओवरीज का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा डेवलप होगा। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो हमारे ये होते किडनीज होते, ठीक है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रखा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, पढ़ा है ना हम लोग ने, बता दूं, मान लो दिस इज योर किडनी, दिस इज योर किडनी, ठीक है। सो किडनी के ऊपर रखा हुआ है हमारा एड्रीनल ग्लैंड, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में ना। अब आपका एड्रीनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एड्रीनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये बाहर वाला कॉर्टिक्स, ठीक है, अंदर वाला मेड्यूसा, बाहर वाला कॉर्टिक्स, अंदर वाला मेड्यूसा, पता होना चाहिए ना आप लोगों को ये सब। तो जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, मेड्यूसा वाला स्ट्रक्चर है, और जो कॉर्टिक्स वाला स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है यहाँ पे।
इसमें से ये जो कॉर्टेक्स वाला स्ट्रक्चर है, बाहर वाला दिख रहा है, जो मैंने कलर नहीं किया हुआ है, दिस इज द कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर भी एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर भी एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है। तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में ये कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन, ये जो कॉर्टेक्स है एंड्रोजन का फॉर्मेशन कब करता है, समझ रहे हो। तो इसका भी क्या बोल सकते हैं हम लोग कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। यहां लिख दे कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। आई होप आप लोग को चीजें समझ रही होंगी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है अपना डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या, मान लो आपने कोई भी दवा खाई, ठीक है। ड्रग्स मतलब क्या, अगर आपने कोई भी दवा खाई जिससे आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ असर हो रहा है, तो अब उस दवा को निकालना भी तो पड़ेगा, ठीक है। आपकी बॉडी में वो दवा हमेशा तो रह नहीं सकती। एक नया पेज लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं। अगर आपने कोई ड्रग कंज्यूम किया है बच्चों, ठीक है, तो आपके बॉडी से उस ड्रग्स को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप, अगर आप सेफ हो गए तो मतलब बच के तो क्या है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी आपने दवा खाई है तो उस दवा को हमें बाहर निकालना पड़ता है, सही है। तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। करता कौन है, किडनी करता है। करता कौन है, किडनी करता है, ठीक है। किडनी जो सेल है हमारा, किडनी जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो ऑर्गन है, उसके पास जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स क्या करते हैं, आपके डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ साथ में हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हैं जो अजीब अजीब तरीके के नशे करते हैं, ठीक है। तो उनका भी डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है, सही है। उनका डिटॉक्सिफिकेशन काम करने का काम किसका होता है, किडनी का ही होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किडनी का भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से डेवलप होगा, सही है। अब कोई पर्सन अगर ड्रग कंज्यूम कर रहा है, मान लो कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो जितना जितना वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा, जितना जितना अल्कोहल कंज्यूम करेगा, उतना ही इसका डिटॉक्सिफिकेशन करने की एबिलिटी कम होती जाएगी, सही है। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब रेगुलर पीते हैं, रेगुलर जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको थोड़े बहुत में उनको समझ मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत अगर वो समझ रहे हो ना, एक दो ग्लास अगर उनको पी ले तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनकी बॉडी के ऊपर। क्यों, क्योंकि उनका डिटॉक्सिफिकेशन इतने लेवल तक चला गया, समझ रहे हो, ठीक है। वही कोई नॉर्मल इंसान को एक घूंट भी पिला दो अल्कोहल की तो वो फिर ऐसे मदहोश में घूमेगा, सही है, क्योंकि उनके बॉडी का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि जितने लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, उनके ऊपर दवाइयों का असर भी नहीं होता, बहुत कम दवाइयों का असर होता है, बहुत हैवी डोज देना पड़ता है उनको दवाइयों का, तब जाके उनकी बॉडी पर दवाइयों का असर होता है। वरना इतना उनके में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप हो चुका है कि वो फटाक से उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर दे रहा है, फटाक से डिटॉक्सिफिकेशन कर दे रहा है, समझ रहे हो। इसीलिए अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी किसका है, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। और क्या है, एक और चीज है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। हमारे बॉडी में जितने भी स्केलेटल मसल्स है, इनडायरेक्टली आप जितने भी मसल्स आपने मूव कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, जैसे मैं अपना हाथ मूव कर सकता हूं, मैं अपने पैर मूव कर सकता हूं, मैं अपना ये जो टंग है वो मूव कर पा रहा हूं। क्यों मूव कर पा रहा हूं बच्चों, इन सारे मसल्स को स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, जो हमारे स्केलेटल से जुड़े होते हैं। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन में भी, ठीक है, कुछ भी आप हिला रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो ना, अपने हाथ पैर जो भी हिला रहे हो उसमें आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्शन करने में भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कुछ आपके फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो गए। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अलग से स्ट्रक्चर, एक और नया स्ट्रक्चर, दैट इज लाइसोसोम्स के बारे में। अब लाइसोसोम्स क्या है, देखो ध्यान से सुनो। लाइसोसोम्स एक वेसिकल है जो कि आपके गोल्जी एपरेटस से निकलता है, ठीक है। जैसे गोल्जी एपरेटस मैंने आपको बताया था, बहुत सारे वेसिकल्स को रिलीज करता है जो कि आगे बड़े सारे काम करता है। इन्हीं गोल्जी एपरेटस से कुछ छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं, ठीक है। इन्हीं से आगे चलकर कुछ ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं बच्चों, जिन्हें हम लोग कहते हैं लाइसोसोम्स। और कभी कभी कुछ बड़े वेसिकल्स भी निकलते हैं। यहां से इमेजिन करो, ऐसा एक बड़ा सा वेसिकल है जो भी कहां से निकल रहा है, इस गोल्जी एपरेटस से ही निकल रहा है। इस छोटे छोटे वेसिकल्स को हम लोग क्या बोले अभी, मैंने आपको बताया, दीज आर द लाइसोसोम्स, ठीक है। ये क्या है, आपके लाइसोसोम्स है। और ये जो बड़े वाले वेसिकल्स है ना, दीज वेसिकल्स आर नोन एज वैक्यूल, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, वैक्यूल, ठीक है। तो लाइसोसोम्स और वैक्यूल एक वेसिकल्स हैं जो कहां से निकल रहे हैं, आपके इस गोल्जी एपरेटस से निकल रहे हैं,
ये बात समझ में आ रही है? अब ये लाइसोसोम्स है क्या एक्चुअल में? देखो लाइसोसोम्स बच्चों उस कुएं की तरह है। मान लो एक कुआं इमेजिन करो जिसके अंदर पूरा एसिड भरा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको अपनी कोई भी चीज, जो भी आपके घर में कुछ भी कचरा है या फिर कोई भी आपकी फालतू चीजें आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस एसिड के अंदर डाल दोगे ताकि वो जो कचरा है वो जल जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। सेम काम है आपके लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स हम लोग यूज करते हैं बच्चों कोई भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए। जैसे मान लो आपके सेल का कोई भी सेल ऑर्गेनेली खराब हो गया जिसका आप कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको लाइसोसोम्स के अंदर डाल देंगे। आपका सेल क्या करेगा, उन सारी चीजों को लाइसोसोम्स के अंदर डाल देगा, जिससे क्या होगा, आपका लाइसोसोम्स उन सारी चीजों को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ रहे हो? सिमिलरली बहुत सारे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, ठीक है। अब WBC का एक एग्जांपल है फैगोसाइटिक सेल, ठीक है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करता है, मैक्रोफेजेस जितने भी आपके बॉडी में बैक्टीरिया अगर कोई घुस गया तो मैक्रोफेजेस को पीछे पीछे करने लगता है, उसका पीछा करने लगता है और उसको खा जाता है। कैसे खाएगा, जो मैक्रोफेज है, मैं आप लोगों को डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा समझ में आएगा। यहां देखो, मान लो दिस इज द मैक्रोफेज, ये क्या है, मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। क्या काम है इसका, अगर मान लो आपके बॉडी में कोई शैतान बैक्टीरिया घुस गया जो कि आपके बॉडी को हार्म पहुंचाना चाहता है, डिजीज पहुंचाना चाहता है, तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा, सबसे पहले इसकी एमीबॉइडल मूवमेंट होती है, ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ता है, ये इसका पीछा करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, सबसे पहले अपनी ऐसी हल्की सी बाजुओं को एक्सटेंड करेगा, ऐसे अपनी हल्की सी बाजुओं को एक्सटेंड करेगा और इसको अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। समझ रहे हो, इसको क्या कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। तो ये जो भी बैक्टीरिया था, ये किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इस मैक्रोफेज के अंदर आ जाएगा। मतलब मैक्रोफेज ने क्या किया, इसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लिया। समझ रहे हो, इसे फैगोसाइट्स कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग फैगोसाइट्स कहते हैं। फैगो मतलब क्या, किसी भी चीज को खा जाना, और किसको खाया जा रहा है, यहाँ पे सेल्स को खाया जा रहा है। सो फैगोसाइट, साइट मतलब सेल, सही है। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, दीज आर द लाइसोसोम्स, ठीक है। ये क्या करेगा, इस लाइसोसोम्स के अंदर किसको डाल देगा, आपके इस बैक्टीरिया को डाल देगा। तो जैसे इस बैक्टीरिया को डाला, ये बैक्टीरिया इसके अंदर आके डेड हो जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इसका काम है लाइसोसोम्स का। इसका मतलब क्या है कि लाइसोसोम्स में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो चीजों को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। आ जाओ लिख लेते हैं। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो सबसे पहला काम क्या है इसका, डिकम्पोजिशन। समझ रहे हो, इसका काम क्या है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके अंदर बच्चों आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने मिलते हैं, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्चुअल में कैसे होते हैं, दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स जनरली बच्चों हाइड्रोलिटिक, ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक। बताता हूं क्या होता है, मतलब हाइड्रोलिटिक, ठीक है। पहले समझो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन एंजाइम्स को कहा जाता है जो किसी भी चीज को तोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपको डीएनए को तोड़ना है तो आपको डीएनएज डालना पड़ेगा, अगर आपको प्रोटीन को तोड़ना है तो आपको प्रोटीनेज डालना पड़ेगा। तो इस लाइसोसोम्स के अंदर बड़े सारे प्रोटीनेज पड़े होते, प्रोटीनेज पड़े होते, ठीक है। प्रोटीनेज क्या करेगा, किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, सही है। इसके अंदर लाइपेज पड़ा होता है, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, ठीक है। इसके पास कार्बोहाइड्रेस पड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेस क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, जिसके पीछे आप एज लगा दो इसका मतलब क्या है कि वो उस मॉलिक्यूल को तोड़ने में काम करेगा, सही है। तो इसके पास प्रोटीएज है, इसके पास लाइपेज है, इसके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेस है। अब ये किसी भी चीज को तोड़ेगा कैसे, ये चीज को तोड़ेगा बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल से। मान लो यहां पे एक प्रोटीन है, दिस इज द प्रोटीन, चेन ऑफ द प्रोटीन, अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिंपल सा, यहां पे एक H डालेगा, यहां पे एक OH डालेगा, सही है। तो इस H के साथ ये बॉन्ड हो जाएगा, इस OH के साथ ये बॉन्ड हो जाएगा। तो जब आपका यहां पे एक नए बॉन्ड क्रिएट होते हैं तो हमेशा जो पुराने बॉन्ड है वो टूटते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आप लोग ने, जब भी एक नया बॉन्ड क्रिएट होता है तो पुराना बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। तो जब भी इन दोनों के साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा उस टाइम पे बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। समझ रहे हो, ये वाला बॉन्ड है वो ये टूट जाएगा। तो जब आपका ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड अलग अलग हो गया तो मैं कह सकता हूं ना कि मैंने प्रोटीन को क्या कर दिया, तोड़ दिया दो हिस्सों में, सही है। तो मतलब आप किसी भी चीज को तोड़ रहे हो वाटर लगा लगा कर, समझ रहे हो, पानी लगा लगा कर अगर आप किसी भी चीज को तोड़ रहे हो, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। समझ रहे हो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब क्या, ऐसे एंजाइम्स जो कि वाटर का यूज करके किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करवा रहे हैं। समझ में आ रही बात,
समझ में आ रही बात? दैट्स व्हाई दिस एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। और अगर मैं बात करूं, इस लाइसोसोम्स का बच्चों एसिडिक पीएच होता है। इस लाइसोसोम्स का हमेशा जो पीएच होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो अच्छा, कुछ वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ फंक्शन है आपके लाइसोसोम्स के, उसका मतलब समझना है। सबसे पहला क्या है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वही है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि अगर मान लो आपका मैक्रोफेज है, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज, ठीक है। एक और सेल होता है डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स नाम का, वो भी सेम काम करते हैं, बट मैक्रोफेज थोड़ा साइज में बड़ा होता है, न्यूट्रोफिल्स थोड़े छोटे होते हैं। बट संख्या किसकी ज्यादा होती है? न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, मैक्रोफेज की संख्या थोड़ी कम होती है। सही है? समझ में आ रही बात? ठीक है। तो मैक्रोफेज क्या करेंगे? कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुस गया, अगर कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो इसको पकड़ना है भैया। तो इसको पकड़ने का काम किसका होता है? आपके मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस बच्चों एमीबॉइडल मूवमेंट करते हैं, ऐसे एमीबा की तरह मूव करते हैं, और ऐसे मूव करते 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 क्या कर देते हैं? इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, इस बैक्टीरिया को अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे। फिर इसके पास क्या प्रेजेंट है? लाइसोसोम। यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स क्या करेगा? इन दोनों को एक साथ बाइंड कर जाएगा, लाइसोसोम्स के अंदर ये चले जाएंगे। अब लाइसोसोम्स क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो भी प्रोटीन इसके पास तोड़ देगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट इसके पास तोड़ देगा, जो भी लिपिड्स है इसके पास तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन कौन से हैं? प्रोटीएज है, लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेट है। समझ रहे? तो जितने भी इसके पास प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, उन सबको तोड़ देगा। इसका मतलब क्या हो गया? कि आपका जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो गया। समझ रहे हो? ये काम किसका है? आपके मैक्रोफेजेस का, जो कि आपके डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट है, आपके बॉडी में प्रेजेंट है, मेरे ही बॉडी में प्रेजेंट है। सही है? इस काम को, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है खाना। किसी भी चीज को अगर आपका सेल खा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फैगो। और यहाँ पे किसको खा रहे हैं हम लोग? एक जिंदा सेल को खा जा रहे हैं ना, दैट इज साइटोसिस। साइटोसिस मतलब क्या? सेल। तो अगर आप किसी भी सेल को खा रहे हो, दैट इज फैगोसाइटोसिस। क्लियर है? फिर एक दूसरा है बच्चों ऑटोफैगी। ठीक है, ऑटोफैगी क्या होता है? देखो, जनरली हमारे बॉडी में जितने भी लाइसोसोम्स है वो सिर्फ हम लोग बाहर के बैक्टीरिया को खाने के लिए यूज नहीं करते। मान लो आपके बॉडी का कोई सेल है और उस सेल का कोई ऑर्गेनेली पुराना हो गया। मान लो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया, बुढ़ा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा, तो सेल को इस माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो आपका सेल क्या करेगा? सिंपल सा इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया तो एक काम कर, तू जाके लाइसोसोम्स के अंदर कूद जा, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, इसके अंदर कूद जाएगा, और जितने भी आपके खुद के माइटोकॉन्ड्रिया थे वो क्या हो जाएंगे? यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अपने ही सेल के ऑर्गेनेली को हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए भी लाइसोसोम्स का यूज कर रहे हैं। सही है? इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोफैगी। फैगोसाइट का मैंने बताया आपको मतलब, कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, कोई भी सेल को डिस्ट्रॉय करना। ऑटो का मतलब क्या? खुद का, खुद के सेल ऑर्गेनेली को अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, सो इट इज अ ऑटोफैगी। समझ में आई बात? ये ऑटोफैगी की कंडीशन है। क्लियर है? उसके बाद है एक एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या? सिंपल देखो, यहां पे हम लोग सिर्फ सेल ऑर्गेनेली की बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी आपके सेल्स बूढ़े हो जाते हैं, आपका सेल है पूरा डेड हो चुका है। ठीक है, तो उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए आपके लाइसोसोम्स लगते हैं। और एक है बच्चों आपका एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन कैसे करेगा लाइसोसोम? बच्चों एक्सक्रीशन करता है जनरली एक एनिमल के अंदर हमको देखने मिलता है, दैट इज एमीबा के अंदर। एमीबा के अंदर लाइसोसोम्स के थ्रू एक्सक्रीशन भी होता है। कैसे? देखो, मान लो दिस इज द एमीबा। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इरेगुलर सा एमीबा, और इस एमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका लाइसोसोम। ठीक है, इस एमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका लाइसोसोम। अब जैसे ही इस एमीबा ने मान लो कोई भी फूड मॉलिक्यूल को कैप्चर किया, यहाँ पे कोई भी फूड मॉलिक्यूल को कैप्चर किया और उसको फूड वैक्यूल के अंदर से रख लिया। सही है? क्या होगा? ये फूड मॉलिक्यूल तुरंत चले जाएगा किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। ध्यान से सुनो, ये फूड मॉलिक्यूल किसके अंदर चले जाएगा? लाइसोसोम्स के अंदर। तो लाइसोसोम्स के अंदर ये फूड मॉलिक्यूल आ गया, फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर लिया इसने पूरी तरीके से, जितना भी न्यूट्रिशन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा वो क्या होगा? इस लाइसोसोम्स के साथ ही ट्रैवल करेगा एंड ऑफ द एमीबा में, और यहां से एमीबा का ये जो लाइसोसोम्स है ये से फट जाएगा, और यहां से जो वेस्ट मॉलिक्यूल बचा होगा ना, जो वेस्ट मॉलिक्यूल बचा होगा ये यहां से एक्सक्रीट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक्सक्रीशन में भी आपका लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है। समझ में आई बात? ठीक है, सो लाइसोसोम्स का फंक्शन हो गया आपके एक्सक्रीशन में भी। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो हम लोग ने काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स को खत्म कर लिया है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया हम लोग ने, गोल्जी एपरेटस पढ़ लिया, और लाइसोसोम्स पढ़ लिया। ठीक है, एक वैक्यूल आपका बचा हुआ है, उसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटो आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो कुछ सेल ऑर्गेनेल आपके बचे हुए हैं जो कि एक आधा लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
सही है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और जो बेल नोटिफिकेशन है वो भी ऑल पे सेट कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, ठीक है। अपने सारे दोस्तों को बताना कि बायोलॉजी कितनी ईजी है, समझ में आई बात, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।